वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो इंडियन पॉलिटी था उसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे थे, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसे हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। हालांकि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत चोल वंश के साम्राज्य में ही हो चुकी थी। चोल वंश में इस स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो चुकी थी और हमने देखा था कि इसे स्थानीय स्वशासन को लागू करने का सबसे बड़ा श्रेय है बलवंत राय मेहता को। उन्होंने बलवंत राय मेहता ने एक बलवंत राय मेहता समिति का लागू किया और उसके बाद ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, अर्थात सबसे ऊपर में जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति और उसके नीचे ग्राम पंचायत। तो हम लोगों ने देखा था कि जो जिला परिषद, जो ग्राम पंचायत है उसे हमने क्या देखा, ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर होता है और जो जिला परिषद होता है सबसे ऊपर स्तर। अब इसे हम लोग कंटिन्यू करें तो पंचायत समिति में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 अर्थात 1/3 आरक्षण अर्थात 33% आरक्षण की व्यवस्था है। तो जिस प्रकार ग्राम पंचायत में पंचायतों के लिए 33%, कुल सीटों का 33% आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायत समिति ये ब्लॉक स्तर पर होता है, तो इसमें भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायत समिति में भी, हालांकि बिहार में अब इसे 50% कर दिया गया है। बिहार में इस आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 50%। और ओबीसी के आरक्षण का जिम्मा किसे दे दिया गया है, तो राज्य विधानमंडल के हाथों में है कि राज्य विधानमंडल अपनी जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी के लिए अर्थात अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। एक इम्पॉर्टेंट है कि यह जो पंचायत समिति होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का। तो इम्पॉर्टेंट है, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। जिस प्रकार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो पंचायत समिति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद पंचायत समिति की भी बैठक 1 माह में कम से कम 1 बार तो अवश्य होनी चाहिए। यह संविधान में लिखा गया है, लेकिन कुछ राज्य 4-5 बैठक भी करा लेते हैं। तो संविधान में लिखा गया है कि पंचायत समिति की कम से कम 1 माह में तो 1 बैठक होनी ही चाहिए, लेकिन कई राज्य 4 से 5 बैठक भी करा लेते हैं। गांव के सरपंच भी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। तो गांव के जो सरपंच होते हैं वे भी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं, अर्थात पद पे रहते हुए भी इसके मेंबर होते हैं, याद रखेंगे। अब आता है जिला परिषद। सबसे ऊपर का जो स्तर होता है वह जिला परिषद होता है, जो जिला स्तर पर होता है। जिला परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा जनता के द्वारा होता है और यही निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद के सदस्य उस जिला के लोकसभा और विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उस जिला के अंदर मतदाता पर्ची में उनका नाम होना चाहिए। अर्थात जो जिला परिषद के मेंबर अगर जो बनना चाहते हैं, तो चाहे वो लोकसभा के सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं या किसी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका जिस इलाके से, जिस जिला से वे जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, तो उस जिला के लिए वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। जिला परिषद के सदस्य राज्यसभा, उस जिला के राज्यसभा और विधान परिषद के भी सदस्य हो सकते हैं। अर्थात किसी भी सदन के वह मेंबर जो है जिला परिषद का सदस्य बन सकता है, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, विधान परिषद का हो, किसी का। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वोटर लिस्ट में, उस जगह के वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज होना चाहिए।
उस इलाके का वह वोटर होना चाहिए, उस क्षेत्र का। पंचायत समिति के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत के सदस्य किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। और पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब क्या है? पदेन सदस्य का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति यदि पहले से किसी पद पर है, यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर पहले से है, तो इस पद की हैसियत से एक दूसरा पद वह धारण कर सकता है। तो इस पद की हैसियत से, ऐसा नहीं कि किसी और कारण से, यदि वह ग्राम पंचायत का सदस्य है तो इसी कारण उस पद की हैसियत से वह जिला परिषद का अध्यक्ष बन सकता है। तो इसे ही कहते हैं पदेन सदस्य। जैसे कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्यसभा का क्या होता है? उपसभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। यह एक पदेन सदस्य होता है। अब है कि जिला परिषद का जो सरकारी अधिकारी होता है उसे कहते हैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। तो जिला परिषद के मुख्य सरकारी अधिकारी कौन होते हैं? मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और साथ ही साथ इनके सहायता के लिए एक उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, DCEO होता है। तो याद रखेंगे कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी। और उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अर्थात डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसकी सहायता के लिए होता है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अनुपस्थिति में यह उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो ये तो था हमारा जितने सारे जो ग्राम पंचायत थे, पंचायत समिति, जिला परिषद। जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होता है? तो 5 वर्ष। याद रखेंगे। अर्थात जो हमारे स्थानीय स्वशासन के प्रत्येक सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष के बाद फिर अगला इलेक्शन होता है, अगला चुनाव होता है। लेकिन यदि समय सीमा खत्म होने के 6 महीने के पहले यदि ये सदस्य भंग हो जाते हैं तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होता, उसके बाद वह रिक्त होता है। लेकिन 6 महीने से पहले यदि इनमें से कोई सदस्य भंग हो जाता है तो फिर चुनाव की नौबत 5 वर्ष से पहले ही आ जाती है। अब हम लोग आर्टिकल के बारे में देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो स्थानीय स्वशासन है सबसे पहले 243 में, तो याद रखें कि 243 में नगर पालिका, ग्राम पंचायत और सहकारी समितियां, तो इनके उपवर्ग में बांट करके 243 के अनुच्छेद में रखा गया है। तो आर्टिकल 243 में किसे रखा गया? ग्राम पंचायत को, नगर पालिका को, नगर निगम को, और साथ ही साथ यह जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको रखा गया है। तो हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत जो सदस्य हैं अर्थात स्थानीय स्वशासन के जितने सारे मेंबर हैं, आर्टिकल 243 में है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आर्टिकल 243। अब इस 243 में भी इसे कई उपवर्ग में बांटा गया है। तो किसमें है? तो 243A से लेकर 243O तक। तो आर्टिकल 243A से लेकर आर्टिकल 243O तक में ये क्या है? तो इनका वर्णन है। जो जितने सारे जो पंचायत, जो जिला परिषद होते हैं, जो पंचायत समिति होते हैं, ग्राम पंचायत, इन सभी के बारे में वर्णन है आर्टिकल 243A से लेकर आर्टिकल 243O तक। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब आर्टिकल के अनुसार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 243 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 243 में लिखा गया है ग्राम सभा की परिभाषा। तो आर्टिकल 243 में लिखा गया है ग्राम सभा की परिभाषा। अनुच्छेद 243 में लिखा गया है कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है। ये चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो
होनी अनिवार्य है, लेकिन साधारण तौर पे ये जो राज्य हैं अपने अनुसार 4 से 5 बैठक भी करा लेते हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम प्रधान या सरपंच या फिर मुखिया करते हैं। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो आर्टिकल 243 याद रखेंगे, ग्राम सभा की परिभाषा लिखा गया है, ग्राम सभा की परिभाषा। इसके बाद आर्टिकल 243 ए, आर्टिकल 243 ए में लिखा गया है ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों का निर्धारण। ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों का निर्धारण। आर्टिकल 243 में एक और चीज लिखा गया है, ग्राम सभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति 1/10 होना चाहिए। गणपूर्ति कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए, अर्थात कुल सदस्यों का कम से कम 10, जो कुल सदस्यों का 1/10 मेंबर का हस्ताक्षर होना जरूरी है, उसे ही गणपूर्ति कहते हैं। हम लोग गणपूर्ति के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे आगे। तो आर्टिकल 243 में लिखा गया है कि ग्राम सभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए? 1/10। इसे याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब है आर्टिकल 243 ए। आर्टिकल 243 ए में लिखा गया है ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों का बंटवारा। ये ग्राम सभा के क्या कार्य हैं और उनकी जो है क्या क्या शक्तियां हैं, ये बताया गया है आर्टिकल 243 ए में। अनुच्छेद 243 ए में लिखा गया है कि ग्राम सभा के कार्यों एवं शक्तियों का निर्धारण राज्य के विधान मंडल के द्वारा तय किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो ग्राम सभा के कार्य हैं एवं शक्ति हैं, उनका निर्धारण कौन करता है? तो राज्य का विधान मंडल, राज्य का विधान मंडल। इसके बाद आर्टिकल 243 बी। आर्टिकल 243 बी में पंचायती राज संस्थाओं का स्तर के बारे में चर्चा है, अर्थात जो लेवल है, सबसे ऊपरी लेवल पर कौन होता है? तो जिला परिषद या फिर जिसे हम लोग जिला पंचायत कहते हैं। बीच में ब्लॉक स्तर पर अर्थात प्रखंड स्तर पर कौन होता है? तो पंचायत समिति होता है। और सबसे निचले अर्थात जो गांव स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, जिसका जो किसके अनुसार चलता है? तो ग्राम सभा के अनुसार चलता है। तो यही त्रिस्तरीय हमारे यहाँ व्यवस्था है पंचायतों में। तो यही लिखा गया है आर्टिकल 243 बी में, पंचायती राज संस्थाओं का स्तर। अनुच्छेद 243 बी में लिखा गया है, अनुच्छेद 243 में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाएं कैसी होंगी? तो त्रिस्तरीय होंगी। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ द्विस्तरीय पंचायती राज संस्था होगी, जिसमें केवल जिला परिषद और ग्राम पंचायतें ही होंगी, पंचायत समिति की व्यवस्था नहीं होगी। तो आर्टिकल 243 बी में लिखा गया है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होगी। याद रखेंगे, द्विस्तरीय कहाँ पे? जहाँ पे 20 लाख से जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे पंचायत समिति की व्यवस्था नहीं होगी, केवल जिला परिषद होगा और ग्राम पंचायत होगा। इसके बाद अनुच्छेद 243 सी। अनुच्छेद 243 सी में लिखा गया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना कैसी है। तो अनुच्छेद 243 सी में लिखा गया है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अनुच्छेद 243 बी में एक और चीज लिखा गया है कि जिला परिषद के अध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख और ग्राम पंचायत के मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव लाकर 3/4 बहुमत से हटाया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 243 में एक चीज़ और बात लिखा गया है, हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उसके लिए 3/4 बहुमत से पारित करना होगा, विधेयक पारित करना होगा। तो आर्टिकल 243 सी में लिखा गया है कि जो जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं और पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर कितने बहुमत से? तो याद रखेंगे 3/4, 3/4 बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 243 डी, अनुच्छेद 243 डी में लिखा गया है
पंचायती राज संस्थाओं का आरक्षण। तो हमने क्या बताया था कि महिलाओं के लिए, SC/ST के लिए ये सभी 33% अर्थात 1/10 1/3 की व्यवस्था है आरक्षण की। यह बात लिखा गया है किसमें? अनुच्छेद 243 में। और यह भी अनुच्छेद 243 के डी में यह भी लिखा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्गों का जो आरक्षण की व्यवस्था है वह जनसंख्या के अनुपात से विधानमंडल तय करेगा। तो अनुच्छेद 243 डी में लिखा गया है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के लिए SC अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था होगी और महिलाओं के लिए 33% की आरक्षण होगी। याद रखेंगे, 33% की आरक्षण महिलाओं के लिए और जो SC/ST है वहाँ जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था होगी। लेकिन जो OBC है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए आरक्षण का जिम्मा किसके हाथ में है? तो राज्य के विधानमंडल के हाथ में है। तो वही सारी चीज़ें हालांकि हम लोग से देख भी चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो वही सारी चीज़ें आर्टिकल में लिखा गया है, अनुच्छेद में लिखा गया। अब अनुच्छेद 243E में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 243E में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल, इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक जो जिला परिषद होते हैं, पंचायत समिति होते हैं या ग्राम पंचायत होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो दिमाग में नोट रहना चाहिए कि इन जितने सारे पंचायत समिति होते हैं, जो जिला परिषद होते हैं, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243F, अनुच्छेद 243F में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं की योग्यता। पंचायती राज संस्थाओं की योग्यता, तो योग्यता में क्या लिखा गया है? सबसे पहले याद रखेंगे कि इनका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह पूछा जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। तो अनुच्छेद 243F में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अन्य योग्यताएं अलग अलग राज्यों ने अपने अपने ढंग से निर्धारित किया है। लेकिन कुछ और योग्यताओं को राज्य का जो विधानमंडल होता है अपने अपने ढंग से निर्धारित किया है। अर्थात बिहार के राज्य विधानमंडल ने कुछ अलग निर्धारित किया, तो यूपी के विधानमंडल ने कुछ अलग निर्धारित किया। लेकिन कम से कम 21 वर्ष तो होना चाहिए ही चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 243G में, अनुच्छेद 243G में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां और उनके कार्यों का प्रावधान। तो अनुच्छेद 243G में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां एवं उनके कार्यों का प्रावधान। अनुच्छेद 243G में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज संस्थाओं को किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय हैं? तो इसके लिए उनके 29 विषयों पर कार्य करने के लिए बताया गया। तो 243G में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर कार्य करना होता है? तो 29 विषय। याद रखेंगे 29 विषय। लेकिन जो नगर पालिका होता है उसे 18 विषयों पर कार्य करना होता है। अब आर्टिकल 243H, आर्टिकल 243H में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के कर लगाने का अधिकार। आर्टिकल 243H में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के कर लगाने का अधिकार, अर्थात पंचायती राज संस्थाएं टैक्स लगा सकती है, वो टैक्स लगा सकती है, कर लगा सकती है। अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243I में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि संचित निधि से इनका जो मुद्रा है उसका बंटवारा होता है, क्या जो है टैक्स लेना है, कितना अपने ग्राम पंचायतों में, जिला परिषद में, जिला में या ब्लॉक स्तर पे देना है, बंटवारा करना है, क्या क्या खर्च करना है। तो ये सब संचित निधि से होता है। और इसी कारण वित्त आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243I में। अनुच्छेद 243I में लिखा गया है कि हर 5 वर्ष पर वित्त से संबंधित सुझाव, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संचित निधि से
पैसा मिलेगा, कितना कर लगाएंगे, इन सब के लिए उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। तो याद रखेंगे, हमने बताया भी था कि राज्य के वित्त आयोग के गठन का जिम्मा किसके पास है, तो राज्यपाल के हाथों में, और इसका सारा काम है मुद्रा से संबंधित, संचित निधि से संबंधित। इसके बाद है आर्टिकल 243 जे। आर्टिकल 243 जे में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं के लेखा का अंकेक्षण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेखा का अंकेक्षण, अर्थात इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 243 जे में लिखा गया है कि ग्राम पंचायत संचित निधि के पैसे का दुरुपयोग न करे। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के लेखा के अंकेक्षण की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात किस मद में कितना पैसा खर्च कर रहा है या फिर यह पैसा खर्च कर रहा है ग्राम पंचायत की नहीं, तो इसको देखने के लिए एक अंकेक्षण अर्थात अकाउंटेंट व्यवस्था होती है पंचायती राज संस्थाओं के लिए, तो जिसे लेखा अंकेक्षण भी कहते हैं। यह वित्तीय जो है एक तरह से जांच करता है, तो वित्तीय लेन देन की जांच करने वाला एक विभाग होता है। आर्टिकल 243 जे में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लेखा का अंकेक्षण, याद रखेंगे। इसके बाद है आर्टिकल 243 के। आर्टिकल 243 के में लिखा गया है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार केंद्र में एक निर्वाचन आयोग का गठन होता है, तो राज्य के अंदर में भी इस पंचायती चुनाव की देखरेख के लिए, पंचायती चुनाव संपन्न कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। यह लिखा गया है अनुच्छेद 243 के में, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 के में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो अनुच्छेद 243 के में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं अर्थात जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। इस आर्टिकल 243 के में एक और बात लिखा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग हर 5 वर्ष पर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराएगा। तो कितने बरस पर पंचायती चुनाव होता है, तो 5 वर्ष पर। और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय संस्था है और वह सदस्य है, तो यह जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है यह एकल सदस्यीय संस्था है। जिस प्रकार हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारा देश का केंद्रीय निर्वाचन आयोग था वह बहुसदस्यीय संस्था था, अर्थात उसमें 3 मेंबर होते थे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। जैसे कि वर्तमान में कौन है, तो सुशील चंद्रा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो राज्य निर्वाचन आयोग हरेक 5 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, हरेक 5 वर्ष पर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय संस्था है। याद रखेंगे कैसी संस्था है, तो एकल सदस्यीय संस्था है। और वो सदस्य कौन है, तो चुनाव आयुक्त, जो राज्य के अंदर में चुनाव का जिम्मा कराते हैं। और इन्हें हटाने की वही प्रक्रिया है जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की है। तो जिस प्रकार जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको जिस प्रकार से हटाया जा सकता है एक विधान बनाकर, तो यह हमने क्या बताया था कि जो निर्वाचन आयोग हमने बताया था, तो उसके सदस्यों को यदि हटाना है तो जी वही प्रक्रिया है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का प्रक्रिया है। तो सेम टू सेम राज्य के अंदर में जितने सारे जो चुनाव आयुक्त हैं, राज्य चुनाव आयुक्त, उसको हटाने का जो सारा जिम्मा है वह किसके हाथ में है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हाथ में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हाथ में है, याद रखेंगे। आर्टिकल 243 के, अनुच्छेद 243 के में लिखा गया है कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल के द्वारा। अब यदि पूछा जाए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है तो किसके द्वारा होती है, तो राज्यपाल के द्वारा। जिस प्रकार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देश का, तो उसकी नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति। तो राज्य के अंदर में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल।
आर्टिकल 243 एल, आर्टिकल 243 एल में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं का संघ क्षेत्र में लागू होना या न होना। तो अनुच्छेद 243 एल में लिखा गया है कि राज्य जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संघ क्षेत्र में लागू किया जा सकता है या लागू नहीं भी किया जा सकता है। याद रखेंगे, जो संघीय क्षेत्र है उनमें लागू करना या लागू न होना, यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 243 एल में। अनुच्छेद 243 एल में लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू कर सकते हैं। तो यही बात लिखा गया है आर्टिकल 243 एल में। अनुच्छेद 243 एल में लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तब किसके हाथों में, तो राष्ट्रपति के हाथों में। राष्ट्रपति चाहे तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये सारी पंचायती राज संस्थाएं लागू कर सकती है या फिर लागू नहीं कर सकती। अनुच्छेद 243 एम में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को कुछ क्षेत्रों में लागू न होना। तो अनुच्छेद 243 एम में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं को कुछ क्षेत्र में लागू न होना, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को कुछ क्षेत्र में लागू नहीं भी किया जाता है। याद रखेंगे, जैसे अपने ज़रूरत के हिसाब से अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि ये सभी संस्थाएं पंचायती राज संस्थान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह आर्टिकल 243 एम के तहत उस क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं करेगा। अनुच्छेद 243 एन, अनुच्छेद 243 एन में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं का पहले से विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना। तो अनुच्छेद 243 एम में लिखा गया है कि जो पंचायती राज संस्थाएं पहले से विद्यमान हैं तो उनको क्या किया जाएगा, जारी रखा जाएगा। तो अनुच्छेद 243 एन में लिखा गया है पंचायती राज संस्थाओं का पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रखना। याद रखेंगे, आर्टिकल 243 एन में एक और बात लिखा गया है कि 1993 से पहले की भी पंचायती राज कानून एवं पंचायत जारी रहेगी, पर अब ये सब कानून एवं पंचायत समाप्त हो चुकी है। तो जिस प्रकार 1993 ईस्वी में यह पंचायती चुनाव आयोग गठित हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 73वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसके पहले भी दूसरे स्तर से इन पंचायतों में क्या होता था, तो नियम कानून एक पंचायती आयोग गठित था। तो उनको भी इसमें लिखा गया है कि जारी किया जाएगा। यह भी लिखा गया है कि उन सभी को भी यह जारी किया जाएगा। लेकिन अब ये सब जो है समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब लगभग सभी जगह पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है। याद रखेंगे, अब है आर्टिकल सबसे अंतिम 243 ओ। 243 ओ में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी मामलों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243 ओ में लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। जिला परिषद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 243 ओ में क्या लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी मामले पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। अर्थात जब चुनाव होगा तो उस समय न्यायालय के हस्तक्षेप पर क्या किया जाएगा, रोक लगाया जा सकता है। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है चुनावी मामले में। अब यदि कोई गड़बड़ होता है तो उस कंडीशन में जब मामला चुनाव में न्यायालय के पास जाता है तब न्यायालय अपने एक्शन में आएगा। यही बात लिखा गया है आर्टिकल 243 ओ में। जिला परिषद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात कही गई है एवं महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण की व्यवस्था है। तो हमने क्या बताया कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में जो महिलाएं हैं उनके लिए 33% की आरक्षण की व्यवस्था है। साथ ही साथ एससी और एसटी के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण की व्यवस्था है। जिला परिषद में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो अभी हमने बताया कि जिला परिषद में भी ओबीसी को आरक्षण देने का अधिकार
राज्यों के विधानमंडल को है। जिस राज्य का पंचायत है, अर्थात जिस जिले का पंचायत है, जिस राज्य में पंचायती चुनाव हो रहा है, तो उसी राज्य के विधानमंडल का जो अधिकार है कि वह उस राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों को जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण की व्यवस्था करे इस मताधिकार के लिए, पंचायती राज चुनाव के लिए। अब है कि पंचायत जिला परिषद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का। तो जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत हो, ग्राम सभा हो, सभी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष। जिला परिषद की बैठक कम से कम 1 माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए, पर कुछ राज्य 4 से 5 बैठकें भी आयोजित करते हैं। तो जिस प्रकार हमने क्या देखा कि ग्राम पंचायत में 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो होना अनिवार्य था, और साथ तो पंचायत समिति में क्या देखा कि 1 महीने में कम से कम 1 बैठक तो होना अनिवार्य है, और तो उसी प्रकार जिला परिषद में भी 1 महीने में कम से कम 1 बैठक तो होना अनिवार्य है। लेकिन राज्य और जिला और पंचायत अपने हिसाब से 4-5 बैठक भी कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा निर्वाचन पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था इसी आर्टिकल 243 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल ओ के बाद जो पी से स्टार्ट होगा, 243 पी से, उसका नाम है नगर पालिका के बारे में, जिसमें कुल 18 विषयों को बताया गया है। उनके कार्य कितने हैं, तो 18 विषयों पर नगर पालिका या नगर निगम को कार्य करना होता है। तो कमेंट करें कि यह जो सेशन है कैसा लग रहा है, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। साथ ही साथ इसे शेयर ज़रूर करते रहें। शेयर इसलिए करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके, और लाइक करते रहें। और साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे कि कंटिन्यूअसली हम लोग इसे ज़रूर देखें, क्योंकि लगातार हमारा जो वीडियो है वह कंटिन्यूअस जारी रहेगा, और साथ ही साथ इसका आप लोग आनंद उठाएं। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।